अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग पहले से जानते होंगे कि मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब वो अपनी इकोनॉमी का ज़्यादातर हिस्सा ऑयल और गैस की एक्सपोर्ट से जो है जनरेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बैंकॉक, थाईलैंड और मॉरिशस जैसे ममालिक जो है उनकी इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है। और अमेरिका, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे ममालिक की इकोनॉमी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वो अपनी इकोनॉमी का ज़्यादातर हिस्सा आईटी और टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट से जो है जनरेट करते हैं। वहीं पाकिस्तान एक इकलौता मुल्क है जिसकी इकोनॉमी लोन बेस्ड इकोनॉमी है। जी हाँ दोस्तों, लोन बेस्ड इकोनॉमी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा होती है, और जो एक्सपोर्ट्स भी हम करते हैं उसमें भी जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, वो भी 40 to 50% हम इम्पोर्ट ही करते हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अखराजात जो है वो इनकम से कहीं ज़्यादा रहते हैं हर साल, इसीलिए हमारा फिजिकल डेफिसिट हर साल बढ़ता रहता है। अब जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होती, इसी तरह पाकिस्तान की आवाम पर भी कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होती। पाकिस्तान की आवाम लॉजिक्स पर नहीं चलती, सेंटिमेंट्स पे चलती है। जो शख्स जितना बेहतरीन स्पीकर है, जितनी दबंग जो है ना वो तकरीर कर सकता है, वो पाकिस्तान की आवाम के सेंटिमेंट्स उतना ही ज़्यादा खेलता है और उतनी ही ज़्यादा हमदर्दियाँ अपनी तरफ जो है ना ले जाता है। फिर चाहे आपकी बातों में लॉजिक हो। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए, चाहे ना हो। उस बात मुर्गा खा रहे थे लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, उस बात मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी, नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। खुद आप मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। उस बात उसकी बात सुनते जब मुर्गा खा लिया, आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे। अब चूंकि पाकिस्तान की रियल एस्टेट भी पाकिस्तान की आवाम ही तो चलाती है, इसीलिए पाकिस्तान की रियल एस्टेट में भी कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक सप्लाई नहीं होती। पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेंटिमेंट पे बेस करती है, लॉजिक पे बेस नहीं करती। वो सेंटिमेंट्स जो पिछले 2 सालों से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद बिल्कुल नेगेटिव थे और पाकिस्तान की रियल एस्टेट का भट्टा बैठा हुआ था, वही सेंटिमेंट्स पिछले 1 से 1.5 महीने में पॉजिटिव हो चुके हैं। और वो पॉजिटिव होने की क्या वजूहत है, उन पर भी तो मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या सबूत है इस बात का कि वो सेंटिमेंट्स वाकई पॉजिटिव हो चुके हैं। दोस्तों, अगर कराची रियल एस्टेट की हम बात करें तो पिछले 1 महीने में जो डीएच है कराची का, जो कि कराची की सबसे महंगी प्रॉपर्टी मानी जाती है, वहाँ पर जो प्लॉट 3-3 करोड़ में रुल रहे थे पिछले 2 साल से, जिसका कोई बायर मौजूद नहीं था, 3-3.5 करोड़ रुपये की आस्किंग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो सेल नहीं हो पा रहे थे, उन्हीं के रेट तकरीबन 5-5.5-6 करोड़ पर जा चुके हैं। 5-5.5-6 करोड़ रुपये बाइंग तो भी शुरू नहीं हुई, लेकिन वही प्लॉट जिसको 3.5 करोड़ में कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, आज उसके 4.5 करोड़ की बायर मौजूद हैं। इसी तरीके से डीएचए सिटी की अगर बात करते हैं तो जहां डीएचए सिटी का 70 लाख का प्लॉट 40 लाख तक आ चुका था पिछले 2 सालों में, वो वापस 50-52 लाख तक चला गया है और उस पर ट्रेड भी हो रही है। कुछ इसी तरह का हाल बहरिया टाउन में भी हुआ था। बहरिया टाउन में भी 15-20% रेट बेहतर हुए थे, लेकिन नैब की खबरें दोबारा से जब मार्केट में आम हुई, मीडिया में चलना शुरू हुई, उसके बाद से बहरिया टाउन में दोबारा से जो है ना मंदी देखी जा रही है। दोबारा से सेल्स काफ़ी हद तक रुक चुकी हैं। इसी किस्म की सिचुएशन स्कीम 33 और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी देखी गई है कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर 15 से 25% रेट्स में इजाफा हो चुका है। अब इसके पीछे महरक़ात क्या है, क्यों ये सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं और ये कब तक पॉजिटिव रहेंगे और इसका क्या असर निकलेगा, आइए ज़रा उसको तफसील से देखते हैं। इन सेंटिमेंट्स के पॉजिटिव होने के पीछे जो वजूहत है, उनमें से जो पहली वजह है वो है इंटरेस्ट रेट्स का नीचे हो जाना। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट जो तकरीबन 22% तक चले गए थे 2023 और 24 में, वो अब 12% पर आ चुके हैं। 10% कमी की जा चुकी है पिछले 1 साल में। उससे क्या फ़र्क पड़ा है? उससे सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उनमें तकरीबन साल में डिपॉजिट जो होता है वो 22 ट्रिलियन रुपीज़ होता है। 22 से 22.5 ट्रिलियन रुपीज़ सालाना डिपॉजिट होते हैं पाकिस्तान के बैंक्स में। 2022 तक के ये नंबर्स हैं। 2023 में जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया गया, इसमें तकरीबन 6.4 ट्रिलियन रुपीज़ का इजाफा हो गया। मतलब जो 2023 की क्लोजिंग थी वो तकरीबन 28.5 ट्रिलियन रुपीज़ पर जो है ना हुई। बैंक्स ने जो डिपॉजिट डिक्लेयर किए थे वो तकरीबन 28.5 ट्रिलियन रुपीज़ थे पाकिस्तानी, और वो 2024 के मिड तक वो बरकरार रहे, लेकिन 2024 के मिड के बाद से उनमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ। 2024 के एंड तक आते आते तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ उसमें से निकल गए। उसकी वजह यही थी कि 2024 के मिड के बाद से लेकर ही जो है आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट्स में कमी लाना शुरू कर दी थी गवर्नमेंट ने। और इस साल चूँकि अभी करंटली इस साल के स्टार्ट में ही
2% और कमी लाई गई है, तकरीबन 12% पर ले आए इंटरेस्ट रेट्स को। तो उम्मीद है कि अगले कुछ ही महीनों में ये जो 6.5 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानियों ने इजाफी बैंक में जमा करा दिए थे, ये बाहर निकलेंगे। और इनके बाहर निकलने की वजह से 2 सेक्टर जिन्होंने फ्लरिश किया, पहला सेक्टर है तो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। वो वही पैसा है जो पैसा बैंकों में पड़ा था, जिस पर लोग इंटरेस्ट कमा रहे थे 20 से 22%, वही पैसा उन्होंने निकाल के बेहतर प्रॉफिट के लिए स्टॉक्स में लगा दिया। और उसका कुछ पोर्शन अभी रियल एस्टेट में भी आया है। इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि रियल एस्टेट से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला सेक्टर कोई भी नहीं है। दूसरी वजह जिसने इन सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव किया था, वो एक खबर थी जो मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि एक पार्लियामानी कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को एक अर्जी पेश की है, जिसके अंदर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि रियल एस्टेट में जो पिछले साल बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, एफईडी ड्यूटी पहली बार उसके अंदर ऐड की गई है, उसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स को भी डाल दिया गया उसके अंदर, और मुख्तलिफ जो है ना टैक्सेस उसमें ऐड कर दिए गए, उनमें कमी कर दी जाए। तकरीबन 8% के करीब जो है ना टैक्सेस लगते हैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते वक्त फाइलर पे, और 13 से 14% टैक्सेस लगते हैं नॉन फाइलर पे। उसमें वाजे कमी करने के लिए अर्जी पेश कर दी गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन 15 फरवरी को उस पर जो है ना जवाब आना था, और वो अभी मामला पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि ये टैक्स रिलीफ का जो प्लान था, ये प्लान गवर्नमेंट ने IMF को प्रेजेंट किया, और IMF ने इस पर पाबंदी लगा दी, इसमें अपनी रिजर्वेशंस जाहिर किए हैं कि ये टैक्स रिलीफ नहीं है, ये एक्चुअल में एमनेस्टी है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो ऐसी किसी भी किस्म की एमनेस्टी को अफोर्ड कर सके। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं किया, इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि इकोनॉमिक अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं आहद चीमा साहब, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो इस रिक्वेस्ट को दोबारा से जो है ना रिफाइन करें और इसमें बेहतरी लाकर दोबारा से प्रेजेंट करें गवर्नमेंट को, ताकि जो है ना इसको अप्रूव किया जा सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो सेंटिमेंट 2 साल के बाद पॉजिटिव हुए थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस खबर के बाद से दोबारा से नेगेटिव होने की उम्मीदें हैं, तो हवाओं का रुख क्या कहता है, आगे की फोरकास्ट क्या है, प्रॉपर्टी के हालात क्या देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। पहला फैक्टर तो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको मुस्तकिल आगे कम किया जाएगा। अब ये बात रिटन ऑन द वॉल है कि जून तक आते आते ये इंटरेस्ट रेट तकरीबन 9% हो जाएंगे। तो उसमें ये जो 6.4 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी जो बैंक्स में पड़े हुए हैं, ये तो सारे के सारे निकल आएंगे ऑलमोस्ट। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा जो इससे होगा वो ये होगा कि अभी लोग कोई भी हाउस लोन लेते हुए जो है ना डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। हाउस लोन कोई भी लिया नहीं जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि जो काबूर का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट पहले ही 12% है, उसके ऊपर भी जब बैंक अपने 2-2.5% चार्जेस लगाता है, तो तकरीबन 14.5-15% इस वक्त इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर कोई भी बैंक से लोन अप्रूव कराता है हाउस लोन के लिए। तो जैसे ही ये रेट 9% पे जाएंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हाउस फाइनेंसिंग की तरफ भी जाएंगे, हाउस फाइनेंसिंग भी शुरू हो जाएगी। तो पहला फैक्टर तो ये है कि जो 6.4 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी इसके बाहर निकलेंगे, उनका बहुत बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में ही आएगा। दूसरा, हाउस फाइनेंसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा, नया पाकिस्तान स्कीम के तहत जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब एक स्कीम चलाई थी नया पाकिस्तान स्कीम, और उसके तहत उन्होंने बहुत आसान एक साथ पर जो है ना लोन दिए थे, हाउसिंग लोन्स। उसी प्लान को जो है ना गवर्नमेंट का एक्सटेंड करने का इरादा है। उसकी एक शक्ल तो हमने पंजाब में देखी है, मरियम नवाज साहिबा ने जो CM पंजाब है, उन्होंने पंजाब में इस तरह के रिलीफ पैकेजेस दिए भी हैं। 2 इस तरह के पैकेजेस वहाँ पर दिए जा चुके हैं, एग्जीक्यूट भी हो चुके हैं। बिल्कुल इसी को नेशन वाइड जो है ना गवर्नमेंट का प्लान है कि इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ महीनों में नेशनली जो है ना नेशन वाइड भी इसको अप्लाई किया जाएगा। अब वो चाहे इंडिविजुअल्स को दे दें जैसे इमरान खान साहब ने दिया था, या फिर जो है उस पर मुख्तलिफ जो बड़े डेवलपर्स हैं पाकिस्तान के, उनसे भी बात चल रही है कि गवर्नमेंट की और प्राइवेट बिल्डर्स की शराकत के साथ भी कुछ प्लान्स लाने की तरफ जो है ना गुफ्तगू चल रही है। अगले आने वाले कुछ महीने रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी चेंजेस लाने वाले हैं। तो अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं या अपने लिए कोई प्लॉट या मकान देख रहे हैं, तो ये लास्ट टाइम है, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर लें। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा मशवरा है कि अगले 4-5 महीने इंतज़ार कर लें, क्योंकि आगे प्रॉपर्टी के हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं। आपको काफ़ी जो है ना रेट्स में तब्दीली मिलेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो टैक्स रिलीफ मिल जाएगा उसके बाद मैं कोई प्लॉट बाय करूँगा या घर बाय करूँगा ताकि मुझे 3-4 लाख रुपए का टैक्स में फ़ायदा हो जाए,
तो आपकी इत्तला के लिए मैं बता देना चलूँ कि वो प्लॉट जो इस वक्त 50 लाख रुपए का आपको मिल रहा है और जिसको खरीदने में शायद आपको 2.5 लाख रुपए जो है ना टैक्स देना पड़ेगा, और उस 2.5 लाख की रिलीफ के इंतजार में आप वेट कर रहे हैं कि वो 50 लाख के प्लॉट पे जब मुझे वो 2.5 लाख की टैक्स कीमत में रिलीफ मिलेगा तब मैं खरीदूंगा। तो जैसे ही उस रिलीफ का ऐलान होगा वही 50 लाख का प्लॉट 60-65 लाख पर पहुंच चुका होगा और आप बजाय प्रॉफिट लेने के नुकसान में चले जाएंगे। तो इस वक्त सबसे बेस्ट मार्केट है एंड यूज़र के लिए। अगर आप एक एंड यूज़र हैं या आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए बाइंग का, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े मगरमच्छ मार्केट से आउट है। जैसे ही सेंटिमेंट ज़्यादा पॉजिटिव हुए और ये पैसा वापस रियल एस्टेट में आया तो फिर प्रॉपर्टी आपकी क़ुव्वत खरीद से बाहर चली जाएगी। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।